अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो एंड वी ऑल आर गियरिंग अप फॉर द बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच दैट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। इट वुड बी साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पूरा मरहला होगा साउथ अफ्रीका के लिए, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज इन कंटेंशन फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसके हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट पे। उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा जैसे अपने पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ का जिक्र किया है, इस सीरीज़ के आगाज़ से कबल ही पाकिस्तान में ये ज़ेर बहस है कि क्या बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे और क्या वो कामयाब रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी टेस्ट मैचेस में अब तक की ज़्यादातर बेहतर कारकर्दगी नंबर 4 पर है। और अगर अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप होते हैं, उनकी जगह पर शान मसूद ओपन करते हैं, तो फिर बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे। तो ये एक अहम मौजू है जिस पर गुफ्तगू रहेगी। फिर पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है, ये भी बातचीत ज़रूर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाफिज इमरान और सवेरा पाशा और शाहनवाज राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। याह्या, क्या आपको लगता है कि चूंकि बाबर आजम से अगर गुफ्तगू शुरू करते हैं तो रन्स उनके आए वाइट बॉल क्रिकेट में, अब आपको लगता है कि उनका बैटिंग ऑर्डर अगर चेंज हो रहा है तो फिर उनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, या फिर ये पाकिस्तान टीम के लिए एक बेहतर फैसला भी हो सकता है, क्योंकि अजहर के बाद अभी तक पाकिस्तान एक स्पेशलिस्ट नंबर 3 के बैट्समैन की तलाश में तो है। हाफिज ठीक कहा आपने, लेकिन बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर मैं कहूँ कि बाबर आजम को टीम में शामिल किया गया तो ये कहना गलत नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम की ओडीआई फॉर्म को यूटिलाइज करने की कोशिश की गई। मैं इसलिए भी बाबर आजम को टीम में शामिल करने के हवाले से जो है वो हक में हूँ कि मुश्किल सीरीज में आपको बड़े प्लेयरों को मौका देना चाहिए, बड़े खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए। और अगर शान मसूद सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने नंबर को, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शान मसूद ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत बहैसियत ओपनर ही की थी, और टेस्ट क्रिकेट में जो 5 सेंचुरियाँ उनके नाम के आगे दर्ज हैं उसमें से 4 सेंचुरियाँ उन्होंने ओपनर की हैसियत से स्कोर की है। जहाँ तक रहा बाबर आजम का ताल्लुक, तो डेफिनेटली बाबर आजम से हाई होप्स हैं, और इस बड़ी सीरीज़ में बाबर आजम को मैदान में उतार कर जो फैसला क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने किया, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि बहरहाल बाबर आजम को आपने टीम में शामिल किया है तो बाबर आजम के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, क्योंकि बाबर आजम के लिए भी इतना आसान होगा नहीं। क्योंकि अगर आप उनको टीम से बाहर रखते फिर आप उनको टीम में लेकर आते, तो सिचुएशन कुछ इस तरह है कि बाबर आजम बिना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, बिना अपनी आप को मनवाए हुए टीम में वापस आ रहे हैं। मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट की। तो ये उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और चैम्पियंस ट्रॉफी तक मेरा ख्याल है कि बाबर जी या जो आप ये बात कर रहे हैं बाय हुक और बाय क्रुक बाबर को वापस लेकर आए हैं। यस डेफिनेटली बाबर को टेस्ट से ही ड्रॉप किया गया था एंड वापस वो टेस्ट में आए हैं विदाउट प्लेइंग एनी डोमेस्टिक। क्या उस वक्त ड्रॉप करना वाज जस्ट अ मैसेज पुटिंग थ्रू टू द कंप्लीट टीम कि नहीं जी, जब बाबर ड्रॉप हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है? क्योंकि परफॉर्मेंस बेसिस पे किया होता तो फिर तो कहीं ना कहीं कोई उन्होंने डोमेस्टिक खेला होता जिसकी बेसिस पे ये वापस टेस्ट क्रिकेट में आए हैं। सबसे बात दरअसल ये है कि यहाँ पर फैसले ऐसे ही होते हैं। और आप बाबर आजम की बात कर रही हैं, तो बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करना जो है वक्त की ज़रूरत थी। आप कामरान गुलाम को लेकर आए, तो कामरान गुलाम ने जो है वो अपने मसल्स को शो किया, और कामरान गुलाम ने बताया कि जी आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब का इंतखाब करें। आप कब तक नामों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, कब तक नामों के ऊपर जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बाबर आजम की मिसाल नहीं है, लेकिन बाबर आजम उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को, माजी में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो ठीक है उनको एक और मौका मिलना चाहिए। और जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ आप 7 प्रॉपर बैट्समैनों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता था कि बाबर आजम बाहर बैठते? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। तो अब्दुल्ला शफीक ने तो सारे बॉक्सेस जो है वो खोल के रख दिए कि आइए और आप मुझे बाहर कर दीजिए। तो परफॉर्मेंस जो है वो वनडे क्रिकेट में खराब थी, शामिल आपने उनको टेस्ट टीम से बाहर कर दिया है। तो अगर मुल्तान टेस्ट मैच की पहली इनिंग जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, उसके बाद अगली 5 इनिंग में
वो कोई 50 भी नहीं कर सके, तो उनको ड्रॉप किया गया, बिल्कुल ठीक किया गया। लेकिन ये सिर्फ बाबर आजम का मसला नहीं है, हमारी टीम में भी आप मुस्तकबिल में भी देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में हम कुछ पुराने खिलाड़ियों की तरफ वापस जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हम पुराने खिलाड़ियों की तरफ वापस जा रहे हैं। ये अब्दुल्ला शफीक वाला जो जिक्र किया है, कुछ उंजवी रामो औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। लेकिन आपकी तो आज यौम पैदाइश है राणा साहब, आपको तो यौम पैदाइश मुबारक। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। 25 दिसंबर को बड़े लोग पैदा हुए। हाँ, बड़े बड़े लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर बहुत बहुत शाहनवाज राणा तक जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो यौम पैदाइश। और ये अब्दुल्ला शफीक वाला जो मामला है जैसे, और बाबर आजम का नंबर 3, पहले तो भाई मैं अपने भाई याहिया हुसैनी को दाद दूंगा कि उन्होंने क्या खूबसूरती के साथ उर्दू तर्जुमा किया। हाँ। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि जाहिर है कि जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आकर कभी ना, यार आप 7 मरतबा 0 पर आउट हो चुके हैं, ठीक है या नहीं। और अब आपने एक और मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया कि एक सीरीज में आपने 1 रन भी नहीं की, ठीक है ना। सीरीज ऑफ डक, ठीक है ना, मुसलसल 3 मरतबा। तो फिर मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर के ऊपर भी और वैसे भी बनता नहीं था कि असद शफीक जो है, अब्दुल्ला शफीक जो है वो मौजूद हों टीम में। तो ये तो खैर कोई ऐसी मतलब दुख इतना ज़रूर है कि इस लड़के से बेइंतहा तवक्कुआत थी जब ये आए हैं और इन्होंने अपना शो किया है, स्टाइल और खेलने का अंदाज, और कुछ मतलब एक सेंचुरी भी उनके क्रेडिट के अंदर थी। तो तब यूँ लग रहा था कि जैसे हमारा ओपनिंग का एक बड़ा मसला जो है वो हल हो गया हो, लेकिन उन्होंने ही अब ये साबित कर दिया कि हमारा ओपनिंग का मसला जो है ना एक मरतबा फिर गंभीर सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गया है। तो अब तो ये है कि वो नजरिया ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल होगा। वो जो हमारा एक है ना, हम जिंदगी के सारे शोबों में नजरिया ज़रूरत को लेके चलते हैं, अब भी टीम के अंदर एक नजरिया ज़रूरत होगा और शान मसूद को फिर दोबारा से कुर्बानी का बकरा जो है वो बनना पड़ेगा। हालांकि आगाज़ उनका एज ए ओपनर ही हुआ, लेकिन फिर बाद में जो सूरत हाल हुई, रन उनसे भी नहीं हुए, शोर भी पचा, और बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी उसके वो कप्तान भी बना दिए गए, ठीक है ना। और वो भी नजरिए ज़रूरत थी। अब भी यही होगा कि नजरिए ज़रूरत के तहत वो ओपन करेंगे। बाकी बाबर की अगर बात आती है तो बाबर तो ने जितनी क्रिकेट खेली है वो रन्स बनाने के ऊपर ही खेली है। ये अलग बात है कि उनसे नहीं हुए, लेकिन अब अगर वो कंटिन्यूसली रन्स बना रहे हैं, उनके बल्ले से रन्स उगल रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि अब टेस्ट मैच में भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो रखी जा सकती हैं। और फिर शेर कुछ करे ना करे, लेकिन शेर दा डराव बड़ा होता है, ठीक है ना। वो जब पता होता है ना कि शेर आ रहा है तो फिर तगड़े होते हैं। बाबर आजम भी एक ऐसा ही शेर है कि जिसका नाम लिया जाए तो अगले डरते हैं कि हाँ। और अब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आन पड़ी है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर खुदा ना खास्ता वो अब इस सीरीज़ में भी कुछ ना कर सके ना, इसके खिलाफ भी कुछ ना कर सके, तो फिर उनका टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जो मुस्तकबिल है वो मखदूश नज़र आता है। नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है बाबर का भी परफॉर्म करना। ऑब्वियसली ओडीआईज में जिस तरह वापस टच में देखे बाबर, लग ऐसी रहा आया कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही इज़ गेनिंग बैक दैट कॉन्फिडेंस एंड ही इज़ कमिंग बैक इनटू दैट टच। बट जहां आपने बात की कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर पुराने नामों पे जाएंगे, पुराने नामों से मतलब क्या, फ़खर और इमाम की बात कर रहे हैं आप, या और कोई पुराने नाम आपके पास? देखिए सवेरा, जो हमारे पास इत्तलात हैं, फ़खर जमान को तो क्लीन चिट मिल गई है। और फ़खर जमान तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज वक्त भी आपको एक्शन में दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ हम ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में नई टीम के साथ खेले, नए लोगों को हमने खेलने का मौका फराहम किया। और आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में हमने फास्ट बॉलिंग की बुनियाद पर सीरीज़ जीती, जिम्बाब्वे में हम सीरीज़ जीते अपने स्पिनर्स की मरहून मिन्नत। वहाँ पर सलमान आगा, अबरार अहमद और उनके साथ सुफियान मुकीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, फैसल अकरम ने बहुत अच्छे बॉल डाले। फिर जनूबी अफ्रीका में आपको केप टाउन में जिस तरह कामरान गुलाम ने चिप इन किया, फिर उसके बाद साइम अयूब ने जिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया, सलमान अली आगा जिनको आपने जिम्बाब्वे में और उसके बाद जनूबी अफ्रीका में T20 सीरीज में बाहर बैठा दिया था, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया।
जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक आप चैंपियंस ट्रॉफी के दबाव को सामने रखकर, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप डिफाई चैंपियन भी हैं, आप होस्ट भी हैं, मोस्ट भी है। और जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचा तो ये चैंपियंस ट्रॉफी बगैर पाकिस्तान के खेले जो है वो खत्म हो जाएगी लाहौर के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का एक मैच पिंडी में है, एक मैच दुबई में है, एक मैच कराची में है तारीख को। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। और दूसरी तरफ जो सिचुएशन है वो सबसे बड़ी है कि अभी मैं चैंपियंस T20 कप जिसका अभी फाइनल जारी है पिंडी में जी, वहाँ पर पैंथर्स के लिए कुछ नहीं किया शादाब खान जिनकी क़यादत में वनडे टूर्नामेंट इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पैंथर्स की टीम जीती थी, लेकिन वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के सामने आए हैं। और इमामुल हक का तो समझ आता है कि चलें ठीक है अब्दुल्ला शफीक, लेकिन शादाब को आप किस कारकर्दगी पर टीम में लेकर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आप वही गलतियां करने जा रहे हैं जो 2023 वर्ल्ड कप में आपने की थी। शादाब भी वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको जब चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, एज ए थर्ड स्पिनर वो आपको 15 रुकनी टीम में नजर आएंगे। जो हमारे पास इत्तलात हैं कि इमाम, शादाब और फ़खर जमान जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा हों। अच्छा याया, जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी बेहतर हुई, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेले, जीते, जिम्बाब्वे को अगर एक साइड पर रख दें, लेकिन साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान वनडे सीरीज़ जीता, फ़र्क क्या आया इस टीम में आपके ख्याल में? क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं कि जीतना भी शुरू हुए हैं, विकटें भी आ रही हैं, रन्स भी बन रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये थी हाफिज इमरान साहब के सोच तब्दील हुई और खेलने का अंदाज बदला। आप ऑस्ट्रेलिया की अगर आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हम ना बड़े रन्स किए, ना हमने बड़े रन्स करवाए, लेकिन 10 आउट किए हारिस रऊफ ने, 8 आउट किए शाहीन ने, 5 आउट किए नसीम ने, 3 आउट किए हसनैन ने और हमारी जीत की बुनियाद रखी। लेकिन अगर आपको याद हो काफ़ी अरसे से हम सिर्फ शादाब को T20 में भी रगड़ रहे थे, वनडे क्रिकेट में भी खिला रहे थे कि हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं है। उसामा मीर को हम लेकर आए, फिर हमने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। लेकिन जब ये दोनों बाहर हुए तो आप देखिए कि वो मिस्ट्री स्पिनर जिसको हम वर्ल्ड कप में एक ट्रैवल रिजर्व के तौर पर लेकर गए, फिर इस साल वर्ल्ड कप में फिर हम उनको सिर्फ सैर करवाते रहे या बाबर आजम के साथ घूमते हुए हमने उनको देखा। लेकिन जब आपने उनको टीम में डाला तो आपको लगा कि आप एक बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे थे और ये खिलाड़ी जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता है अफ्तार अहमद की शक्ल में। फिर सुफियान मुकीम, जिस तरह उन्होंने 3 रन देके 5 आउट किए T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की तरफ से बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। उनको जिस तरह कप्तान ने मिलर के आगे डाल दिया T20 क्रिकेट में और उनको पहले मैच के बाद टीम से बाहर कर दिया, समझ से बाहर था। फिर उसके बाद आप देखिए कि हैं चीज़ें ठीक है, हम जीत रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर आपको निगाह भी रखनी चाहिए। एक तरफ आप लेकर आए हसीबुल्लाह को, नो डाउट उनको आप पाकिस्तान क्रिकेट का बेहतरीन खिलाड़ी कह सकते हैं मुस्तकबिल के हवाले से। आपने उनको ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू भी करवा दिया, आपने उनको गलत जगह पर मौका दिया जब आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको वनडे मैच में नंबर 5 पर दे दिया। फिर आपने एक मैच के बाद उनको टीम से बाहर निकाल दिया और जनूबी अफ्रीका में तो आपने उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया और आप रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर उस्मान खान को लेकर आ गए। और उस्मान खान को आप देखें बगैर चांस मिले वो टीम से बाहर होने जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में वो आपको दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हसीबुल्लाह को इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में परफॉर्मेंस है, आपने उनको रिजर्व बना दिया रेड बॉल क्रिकेट का, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आप शादाब को वापस लेकर आते हैं, इमाम को वापस लेकर आते हैं, तो वापस आप बैक टू बिजनेस जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में जिस तरह की परफॉर्मेंस साइम अयूब की रही है, आप सिर्फ उनकी सेंचुरियों को मत देखिए, आखिरी 5 मैचों में उनके 3 100 को मत देखिए, आप ये देखिए कि वो स्कोर बोर्ड किस तरह चला रहे थे। उन्होंने जब पाकिस्तान टीम पहला मैच गालिबन जो जीती 240 चेस करते हुए पर्ल में, वहां पर 60 पर आपके 4 आउट हो गए थे और वहां पर जिस तरह सलमान आगा और साइम अयूब ने रन्स करके जनूबी अफ्रीका पर प्रेशर ट्रांसफर किया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी पाकिस्तान के लिए। फिर आप देखिए कि जब तक साइम अयूब खेले हैं उन्होंने स्कोर बोर्ड को चलाया है। आप सेकंड मैच को देखें जहां वो 25 करके आउट हुए थे, वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं कामरान गुलाम। कामरान गुलाम के बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कामरान गुलाम इस तरह आके 4 छक्के 5 चौके लगाकर 32 गेंदों पर 66 रन कर देंगे। कामरान ने शायद खुद नहीं सोचा होगा याया, जिस तरह कामरान ने वो इनिंग खेली, इट वाज अ सरप्राइज मे बी फॉर हिम एज वेल। नहीं सवेरा, अगर आप उनके डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें ना और अगर आप उनका टेस्ट करियर देखें
तो आपको बखूबी इस बात का अंदाजा आएगा कि वो बड़े दिलेर प्लेयर हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अब मुझे अफसोस हुआ कि आखिरी एक रोजा मैच में वॉन्डर क्रिकेट स्टेडियम जोहान्सबर्ग में उन्होंने आते ही चला दिया। लेकिन अगर आप दुनिया की बाकी टीमों को देखें तो वो उसी अप्रोच के साथ खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड के बैट्समैन व्हाइट बॉल क्रिकेट में गो एंड किल वाली पॉलिसी। आप देखिए T20 क्रिकेट में जो रिजवान के ऊपर तनकीद हुई, वो एक एंड को संभाल के खड़े रहे और दूसरी तरफ से तैयब ताहिर ने आके छक्का मार दिया। तो ये चीजें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट का एक वतीरा रहा है कि टीम जीतती है तो खिलाड़ी डिक्टेशन देते हैं, टीम हारती है तो बोर्ड डिक्टेशन देता है। तो बहरहाल आकिब जावेद का फॉर्मूला फिलहाल तो चल रहा है, लेकिन बहरहाल उन्होंने शायद, मेरा ख्याल है कि खिलाड़ियों के कोर्ट में अपना बॉल डाल दिया है क्योंकि टीम जीत रही है, तो उन्होंने जो है वो खिलाड़ियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का रास्ता किया है। राना साहब, यानी खिलाड़ियों के डिक्टेशन पे अब सिलसिला फिर से चला जाएगा। और जिस तरह याया ने बात की है कि इस पूरी जो सिलसिला, ये जो पूरी सीरीज हमने सेट ऑफ सीरीज देखी हैं, इसमें सबसे मेजर फर्क यही हुआ कि हम आए दिन सुनते रहते थे कोई और है ही नहीं इन खिलाड़ियों के अलावा, कोई और है ही नहीं। हमने इतने सारे लड़कों को आके खेलते हुए देखा, और नॉट जस्ट खेलते हुए देखा, अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए देखा। बहुत सारे नाम सामने आते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि वो जो रन्स नहीं कर रहे थे या जिनका ये सुना जा रहा था कि यार ये तो अब इनका तो बहुत बड़ा बैट पे जो है वो आ चुका है और वो उससे निकल ही नहीं रहे, उन्होंने रन्स करना शुरू कर दिए। उसकी बुनियादी वजह जो मेरी समझ में आ रही है, जो याहिया ने कहा, वो जाहिर है कि याहिया बड़ी बारीक बीनी से क्रिकेट को देखते हैं। शायद मैं इतना ज़ोर से ना देखता हूं, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ है कि जब उनके नीचे आने वाले खिलाड़ियों ने, नौजवान खिलाड़ियों ने रन्ज़े करना शुरू की, तो फिर टलखड़ के उन्होंने कहा कि अब जो है ये मसला कहीं और निकल जाएगा। अगर रन्स नहीं किए गए तो फिर कामरान गुलाम नजर आ रहा था कि वो कर रहा है तीसरे चौथे नंबर के ऊपर आकर रन्ज़े, और उससे उसके खेल में मजीद निखार पैदा होगा जैसे जैसे वो वक्तन व फक्तन खेलता चला जाएगा। एक खौफ ये भी था कि जिसकी वजह से बाबर और बाकी लोगों ने भी खेलना शुरू किया, और उनको पता था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये जगह बनाने के लिए अब जो लड़के हैं आ गए। दूसरी बात आपने की अपना प्लेयर्स पावर की, तो अगर शादाब आते हैं टीम में और जैसा याहिया कह रहे हैं और वो बड़ी मुस्तनद बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं उन्होंने ये बात की है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी प्लेयर पावर का ही एक शाखसाना जो है वो हमें नजर आ रहा है कि ये भी पीछे से कोई ना कोई ऐसा पावर है। अदरवाइज तो हमारे पास स्पिनर जो है वो तो ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ये प्लेयर पावर है या ये एक्स प्लेयर पावर है? दोनों ही इसमें एलिमेंट शामिल है। आपने बहुत अच्छी मतलब बात की कि जाहिर है कि एक्स भी उनके सर के ऊपर अब माशाल्लाह साया बने हुए हैं, ठीक है ना। उनके ससुर साहब का बड़ा एक जोर है, और आपने बड़ी दूर की बात की है। तो ये दोनों पावर जो है ना, ये मिलकर उनको लाने के लिए यकीनन कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन लड़कों का, उन स्पिनर्स का, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, ठीक है ना, ये उनके साथ ज्यादती होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ज्यादती की गई तो फिर हम उसी ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे जहाँ से हम पिछले 1 साल से 2 साल से जो है ना जद्दोजहद कर रहे हैं और उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये है कि, और तीसरी बात ये कि जहाँ तक इमाम का ताल्लुक है, तो इमाम ने तो अब प्रूव भी किया, ठीक है ना, उसे बताया भी, और उनके लिए कोई ऐसी बड़ी ख़ास वजह नहीं। उनको जो टीम से बाहर निकालने की बातें की गई वो ये की गई कि ये फिटनेस के प्रॉब्लम है इनके, उन बैटिंग का प्रॉब्लम उनका शायद इतना ज़्यादा ना हो, फिटनेस पे बड़ा जोर दिया गया कि ये फिट नहीं है और इस वजह से। लिहाजा ये कि जो अब उन्होंने टूर्नामेंट खेला है उसके अंदर उन्होंने साबित कर दिया कि वो जो हैं 50 ओवर की और टेस्ट क्रिकेट के जो हैं एक अहल खिलाड़ी हैं। और अब जब ये एक आया है फिर से अब्दुल्ला शफीक के अपना क्या कहते हैं बुरी परफॉर्मेंस की वजह से एक खला, तो इसमें अगर कोई पुर कर सकता है और जिसको ये समझते हैं कि वो उसका तजर्बा भी है खेलने का, तो उसमें मेरा ख्याल है कि इमाम जो है वो कोई सिफारिशी नहीं बनेगा, बल्कि मेरिट पर आ जाएगा। हैं? मेरिट पर आ जाएगा। मेरा तो ख्याल है मेरिट पर। आपने बड़ा जोर दे के कहा है कि मेरिट पर आ जाएगा, तो आपका क्या ख्याल है? मेरिट पर आ जाएगा ना, आ जाएगा ना मेरिट। अच्छा याया, ये जो जैसे अभी शाहीन आफरीदी वापस आ गए, कुछ खिलाड़ियों के फॉर्मेट के हिसाब से भी टीम मैनेजमेंट शायद अब ये सोच रही है या काम कर रही है। आपको लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट काम कर रही है कि शाहीन वाइट बॉल खेलें, रेड बॉल से थोड़ा उनको आराम मिल जाए, ये बेहतर हिकमत अमली है?
हाफिज साहब, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा शाहनवाज राना साहब को कहना चाहूंगा कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, क्योंकि आज माशाल्लाह आप अपनी सालगिरह का केक भी काटेंगे। तो आप मांगना चाहते हैं ना आपके लिए तोहफा लेकर आए, ना आपके लिए केक लेकर आए, लेकिन आप शाहनवाज भी हैं, आप राना भी हैं। अब थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि बाबर आजम जो है वो जंगल के शेर हैं। फिर आपने कहा कि बाबर आजम जो है उन्होंने साइम अयूब को देखकर, बाकी खिलाड़ियों को देखकर खेलना शुरू कर दिया। फिर आपने उनको सीनियर खिलाड़ियों के जो है वो ग्रुप का हिस्सा भी बना दिया। तो एक वक्त में जंगल का शेर जो है वो तो डिक्टेशन देता है, वो सियासत नहीं करता। मेरा ख्याल है शाहनवाज राना को अपनी गुफ्तगू की तरफ थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और जहाँ तक शाहीन आफरीदी की आपने बात की, मैंने ये सुना है कि शाहीन आफरीदी जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए एनओसी मांग रहे हैं क्रिकेट बोर्ड से, और तो फिर तो ये बहुत बड़ा तजाद होगा। फिर कहाँ का वर्कलोड मैनेजमेंट और कहाँ का जनाब खिलाड़ियों को आराम देने का सिलसिला। अगर आपने शाहीन आफरीदी को टेस्ट टीम से इसलिए ड्रॉप किया था कि उनके वर्कलोड को आपने मैनेज करना है, तो फिर तो आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए उनको किसी सूरत में एनओसी नहीं जारी करनी चाहिए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप उनकी एनर्जी को प्रिजर्व कर रहे हैं, उनको ताज़ा दम रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जी शाहीन शाह आफरीदी चैंपियंस ट्रॉफी में आपका एक पुरजोर हथियार बनकर पाकिस्तान की बॉलिंग को कुमक फराहम करें। और इस तनाजुर में शायद आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको टीम का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुमकिन तौर पर वेस्ट इंडीज़ के पास भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप स्पिन ट्रैक बनाकर उनको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे मुल्तान में। तो अब कहाँ गया फिर ये वर्कलोड मैनेजमेंट। अगर शाहीन आफरीदी को आप टेस्ट टीम से बात करते हैं, उनको आप जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एनओसी देते हैं, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको होम ग्राउंड पर ट्राई सीरीज में पार्टिसिपेट करना है जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ। तो फिर तो यही होगा कि तो खुला तजाद होगा। बिल्कुल होगा। और अगर वो ये एनओसी अगर दे दी जाती तो ऑब्वियसली बहुत सारे सवालात इस बात पे उठेंगे कि वाकई वर्कलोड मैनेजमेंट था कि नहीं था। मगर दूसरा जो पार्ट था हाफिज के सवाल का कि अब इज दिस द राइट टाइम नाउ, या हमने इतने सारे लड़के आते हुए देखे हैं, इतना इन्फ्लो इस वक्त आ रहा है लड़कों का कि हम फॉर्मेट वाइज प्लेयर्स को सिलेक्ट करना शुरू करें। ठीक है, एक कोर सेम रहता है, मगर उस कोर के अलावा जो सराउंडिंग लड़के हैं, क्या वो फॉर्मेट टू फॉर्मेट हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं, या सबको हर ही फॉर्मेट में लेकर घूमना है? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। और अभी मैं थोड़ा सा इस बात पर भी हैरान हुआ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड में वहाब रियाज की तरह अब्दुल रज़ाक को क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बना लिया। बिल्कुल खिलाड़ियों को क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की नीयत के ऊपर शक नहीं कर सकते, लेकिन सवाल मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिलेक्शन कमेटी एक सिम्त में काम कर रही है, जो आपके मेंटोर्स हैं उनकी सिम्त कुछ और है, और अब आप अब्दुल रज़ाक को लेकर आ गए। मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल आपसे है कि अब्दुल रज़ाक अगर पावर हिटर को तलाश करेंगे तो जो काम कामरान गुलाम ने कर दिया केप टाउन में 32 गेंदों पर 86 रन बनाकर, क्या कभी अब्दुल रज़ाक कामरान गुलाम को स्लॉगर की हैसियत से, पिंच हिटर की हैसियत से, हार्ड हिटर की हैसियत से वाइट बॉल क्रिकेट में मुंतखब करेंगे? तो बात दरअसल ये है कि इस तरह आप किसी को पैमाने पर जो है वो जज नहीं कर सकते। आपने सिस्टम के अंदर से खिलाड़ियों को उठाना है। आपके पास एक दुनिया का बेहतरीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट निज़ाम है, जिसमें चैंपियंस कप के 3 टूर्नामेंट के साथ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने इजाफा किया है। तो ये कैसे हो सकता है कि अब्दुल रज़ाक जो है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर घूमेंगे और वहां से खिलाड़ियों को पिक करेंगे? उनको मेंटोर्स के साथ लगाना चाहिए। उनको ये खिलाड़ियों को बताना पड़ेगा आपको कि भाई आपने अब इस अंदाज में क्रिकेट खेलनी है। ऐसे नहीं होगा कि कोई आती बाउंसर करना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होगा कि कोई आती दूसरा करना शुरू कर देगा, ऐसे नहीं होगा कि कोई आती छक्के मारना शुरू कर देगा। वो सिस्टम में रह के ही अपने आप को जो है मनवाएगा, सिस्टम से बाहर रहकर नहीं मनवा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे या आपने क्योंकि वहाब रियाज और रज़ाक की बात छेड़ ही दी है, एक सवाल मेरे जहन में एकदम से उठा कि ये तो मतलब इनसे तो नाराज होकर इनको हटाया गया था सिलेक्शन कमेटी से कि ये कुछ करने नहीं दे रहे, कुछ नहीं हो रहा। वहाब भी स्मूथली वापस आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, रज़ाक भी आ गए। तो ये सिर्फ एक आई वॉच था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? अब आई वॉच था या पता नहीं क्या था। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी के फैसले और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टाइमलाइन। तो आप देखिए कि जितनी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं,
बहुत सारे लोग आए भी हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं, और अब लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जनाब अगर आप जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन को सिलेक्शन के मामले में जो है वो फ्री हैंड नहीं दे रहे थे, तो वो आप आकिब जावेद को क्यों दे रहे हैं? क्या ये खुला तजाद नहीं है? क्योंकि जिस बात पर वो नाराज हुए हैं वो माहौल जो है आपने आकिब जावेद को फराहम किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि आकिब जावेद ने इस क्रिकेट बोर्ड की सिमत को तब्दील किया है। जीत की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आकिब जावेद अब सेलेक्टर का भी किरदार अदा कर रहे हैं। जब जेसन गिलेस्पी नाराज़ हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में, तो उन्होंने कहा था कि जी मुझे तो पता ही नहीं, बल्कि उन्होंने जो बयान जारी किया उन्होंने कहा कि मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर बताया गया कि कौन खेलेगा और कौन नहीं बाहर बैठेगा। तो अब आकिब जावेद तो सेलेक्टर भी हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया में असद शफीक सेलेक्टर थे, अब जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में आकिब जावेद जो है वो खुद ही इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस बात पर, मेरा ख्याल है आपको भी एतराज़ नहीं होगा। आप खुद भी चाहेंगे कि जी आकिब जावेद से ज़्यादा कोई चीज़ों को समझता नहीं है, लेकिन हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, क्रिकेट पंडित ये सवाल तो उठा रहे हैं कि जिस चीज़ पर आपने गैरी कर्स्टन को या गिलेस्पी को नाराज़ किया, वो चीज़ आपने आकिब जावेद के साथ नहीं की। उनके लिए कुछ और सोच थी, इनके लिए कुछ और सोच है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी फैसला करे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले के ऊपर कायम रहना चाहिए, जो बात करे उसके ऊपर रुकना चाहिए। मुझे इमामुल हक की टीम में वापसी से कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी सोच तब्दील हो रही है, आपके खेलने का अंदाज बदल रहा है। आपको याद होगा 2023 वर्ल्ड कप में आपने इमामुल हक को टीम से ड्रॉप किया था। अब्दुल्ला शफीक और आप जो है वो फखर जमान के साथ इनिंग का आगाज करने के लिए थे, इसीलिए कि बहुत स्लो खेलते हैं, इमामुल हक का टाइम लेते हैं क्रीज के ऊपर रुककर। अब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ठीक है, इन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर स्पिनर्स के लिए साजगार विकेटें होंगी, सीने के ऊपर उछाल वाली बॉल नहीं आएंगी, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका जैसा बाउंस नहीं होगा, लेकिन आपको रन्स तो करने पड़ेंगे अपने आप को साउंड एंड सिक्योर करने के लिए। इमामुल हक का अंदाज नहीं चलेगा, अब आपको साइम अयूब और फखर जमान के अंदाज में खिलाड़ियों को मुंतखब करना होगा। और अगर आप मुस्तकबिल में बिना खेले इरफान नियाजी को ड्रॉप कर देते हैं, तो वो तो आप उनके रिकॉर्ड से देखेंगे, इन्होंने इतने मैच खेले हुए और इनको गेंद है, इन्होंने रन इतने किए हुए हैं, लेकिन कोई ये देखेगा कि वो कौन सा नंबर पर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे। वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको एक अच्छे नंबर पर मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप उनको बाहर करके शादाब खान को अगर लेकर आएंगे तो ये किसके साथ आप नाइंसाफी करेंगे? राणा साहब, किसके साथ नाइंसाफी करेंगे शादाब खान के आने से? क्रिकेट के साथ। क्रिकेट के सी साथ बात है। नाइंसाफी। हाँ, ये नाइंसाफी तो क्रिकेट के साथ होगी ना। और जिन तमाम मतलब पहलुओं के ऊपर याहिया ने अभी बात की है, अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए, उनको सामने रखकर अगर कोई फैसले किए जाए, तो फिर ये तो बड़ी ज़्यादती होगी। और फिर ये सिर्फ चंद एक खिलाड़ियों के साथ नहीं होगी, बल्कि ये हमारी पूरी क्रिकेट के साथ जो है वो ज़्यादती जो है वो होगी। असल में बात पता है क्या है कि हम पता नहीं जो हमारे फ़ैसला साज हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोच रहे होते हैं, किस तरह से कुछ कर रहे होते हैं। हमें तैयारी जो है वो करनी है। अब हमारे सामने तो जो सबसे बड़ा चैंपियन ट्रॉफी है ना, और वो 50 ओवर का खेल है, ठीक है ना। और हम उसकी तैयारी जो है जब कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहे हैं वो 20 ओवर के हो रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी एक गौर तलब है कि हमारी जो तैयारी का मेयार जो है वो क्या है, हम किस तरह से मतलब खिलाड़ियों को जो है वो जांचने की कोशिश कर रहे हैं। या अगर हम ये सोच रहे हैं कि इन टूर्नामेंट ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट कराने का बुनियादी मकसद खिलाड़ियों को अपना चूज़ करना है, उन्हें ढूंढना है, तो फिर हमें ये भी तो देखना है कि हम किस वक्त के लिए किन खिलाड़ियों का जो है वो इंतखाब करना चाह रहे हैं और उसका पैमाना जो है वो हमारे पास क्या है। तो यकीनन जो एक वो फुकदान है ना, हाँ। हमारी सोचों का, वो तो बिल्कुल है और वो हमारे जो है वो सामने आता है। तो बाकी ये कि हमें अब ज़्यादा जो है तवज्जो, बजाय कि हम इधर उधर भटकें और करें, सोचें, हमें अब हम अपने सामने उस संगे मील को रखना चाहिए कि जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हमें, हमारी क्रिकेट को, हमारे मुल्क को जो है एक बड़ा इज्जत और वक़ार का वो देगा, हो सकता है, बाइस हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी को सामने रखते हुए अगर हम कुछ चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू कर दें, और उनमें जाहिर है कि खिलाड़ियों का इन और आउट भी है कि किन को रखना है और किन को नहीं रखना, और उस कम्बिनेशन को अगर हम बनाकर अब उसकी तैयारी शुरू करें, तो फिर हम ये है कि चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर सुरखरू भी हो सकते हैं
और सिर्फ यही नहीं होगा, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज का जो है बहुत बड़ा पैगाम लेकर जो है वो आ रही है। और इसमें इन तमाम पहलुओं को हम अपने पास अगर रखेंगे, सामने रखेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और मगर एक चीज़ वाकई आया जो अभी शाहनवाज साहब ने यहाँ पे मेंशन की है, मतलब कोई स्ट्रीमलाइन नहीं है हमारी डोमेस्टिक। जिस तरह हम पहले जब टेस्ट सीजन खेल रहे थे तो वनडे का डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवा दिया गया था। अब जब हमने फोकस करना है वनडे के ऊपर तो अपने कायदे आजम ट्रॉफी रुकवा के प्रीमियम टूर्नामेंट चैंपियंस कप बना के T20 खिलवाई जा रही है। मतलब थॉट प्रोसेस कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल, बजा फरमाया आपने। तो हो सकता है कि इस क्रिकेट बोर्ड को आप थोड़ा सा मौका दे दें कि पहला साल है उनका, चीज़ों को समेट रहे हैं, मैचेस ज़्यादा करवा रहे हैं। तो चलें, अब तो टूर्नामेंट हो गए, 2 हो गए, अब तीसरा टूर्नामेंट रह गया है, आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब आपका प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होगा तो आपकी टेस्ट क्रिकेट ही खत्म हो चुकी होगी साल 2024-25 की। और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन बहरहाल बात दरअसल ये है कि हमें नए खिलाड़ी मिले हैं, नई सोच मिली है और मुस्तकिल मिजाजी की क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़रूरत है। अगर किसी को मौका दे रहे हैं तो उसको थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। वो चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा लैक नज़र आ रही है। तो कोशिश करेंगे हम, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह हारे और इंग्लैंड को फिर हमने जिस तरह हराया और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और जिस तरह फतह के झंडे हमने जनूबी अफ्रीका में गाड़े, तो इस टीम को हमको बैक करना चाहिए, क्रिकेट बोर्ड के फैसलों के पीछे होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो क्रिकेट बोर्ड खुद ऐसे कुछ काम ना कर दे जिसकी वजह से जो है हम बिल्कुल ऊपर जाते जाते नीचे आ जाए। यह है ये जो अभी जैसन गिलेस्पी, गैरिक क्रिस्टन का मामला हुआ, उसके बाद आकिब साहब को, जैसा आपने अभी सवाल भी उठाया कि अगर वो इख्तियारात उन्हें नहीं थे तो आकिब को क्यों हैं, तो आप ये समझते हैं कि उस एक टेस्ट मैच में कामयाबी ने, जिसमें साजिद मुल्तान में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, उस टेस्ट मैच में कामयाबी ने सब के सब वज़न जो है फिर आकिब जावेद साहब के जेब में डाल दिए कि अब चूँकि एक कामयाबी मिली है तो फिर जो आकिब कहेंगे वही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपने सुना होगा कि मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम। बड़ा जालिम है ये क्रिकेट बोर्ड। 1 मिनट में आग का तारा भी बनाता है और 1 मिनट में जो है वो आपको आसमान से जमीन पर भी लेकर आ जाता है। और इस बात का इदराक आकिब जावेद को बहुत बेहतर तरीके से। एक चीज आई डोंट नो आप या शाहनवाज राना या सवेरा पाशा नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप देखिए आकिब जावेद ना तस्वीर खिंचवा रहे हैं ना वीडियो में आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने शायद फर्स्ट T20 में उनको देखा था, वो डग आउट में बैठे हुए थे। उसके बाद वो आपको शेक हैंड करते हुए भी जब मैच खत्म हो जाता है आपको कम ही नजर आते हैं। तो वो आपको ज्यादा वीडियोस में दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि नजर लग जाएगी, डर है जिनको आप कहते हैं। नहीं आकिब जावेद को जो है ना, मैं सवेरा आपको ये बताऊं जी कि आकिब जावेद को जो है ना वो एप्रिसिएशन की जरूरत है नहीं। वो नहीं चाहते कि लोग उनको डिस्कस करें, वो काम करना चाहते हैं। हमने उनको लाहौर कलंदर में काम करते हुए देखा है और वहां उनको काम करते हुए देखा लाहौर कलंदर में, मुजफ्फराबाद में, जहां वो सुबह 5 बजे आते थे और वहां पर कुछ और क्रिकेटर्स थे जिनकी खिदमत लाहौर कलंदर ने हासिल की थी। वो सिर्फ एक शो पीस के तौर पर आते थे। लेकिन आकिब जावेद को हमने वहां पर ग्राउंडमैन के साथ खाना खाते हुए देखा, वहां पर पिच बनाते हुए देखा। तो ये चीज आकिब जावेद की है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आकिब जावेद लायबिलिटी नहीं बनेंगे इस क्रिकेट बोर्ड की। आकिब जावेद जो है, जिस दिन उन्होंने ये महसूस किया कि जी क्रिकेट बोर्ड का दिल उनसे भर गया, वो खुद रिजाइन करके चले जाएंगे। तो ये क्रिकेट बोर्ड के लिए भी बड़ी संजीदा किस्म की बात है। और आपने माजी में देखा कि हमने लोगों से जान छुड़ाई है, लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड में जो है वो गैरी कर्स्टन आपको छोड़कर गए, इस क्रिकेट बोर्ड में जैसन गिलेस्पी आपको छोड़कर गए। तो आकिब जावेद भी जब उनको लगेगा कि पानी सर से ऊंचा हो गया, वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करने में, क्योंकि वो जॉब के पीछे नहीं भागते, वो काम करना जानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने छोड़ दिया था माजी में, लाहौर कलंदर के साथ भी उन्होंने काम किया है। आकिब जावेद ने UAE क्रिकेट के साथ भी काम किया है, श्रीलंकन क्रिकेट के साथ भी काम किया है। तो उनका वेट है, उनको काम करने का पता है। तो वो अपने आप को जो है बोझ नहीं बनाएंगे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने वो काम किया है जो बड़े बड़े क्रिकेटर नहीं कर सकते। उन्होंने आपको जीत के ट्रैक पर लाकर खड़ा किया है और वो नहीं चाहेंगे कि आप उनकी तारीफ करें, आप उनको जो है वो सराहें। क्योंकि जब से वो आए मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि जी लाहौर कलंदर की तरफ आकिब जावेद का झुकाव बहुत ज्यादा है।
तो भाई मुझे ये बता दीजिए कि शाहीन शाह अफरीदी क्या लाहौर कलंदर की वजह से खेल रहे हैं? क्या हारिस रऊफ जो है वो लाहौर कलंदर की वजह से खेल रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक जो है अब वो अब नाकाम हो गए हैं, तो अब लाहौर कलंदर किधर है? अगर उन्होंने ड्रॉप कर दिया है अब्दुल्ला शफीक को, फिर जो सबसे बड़ा सवाल है मेरा वो ये है कि अगर लाहौर कलंदर का इतना इन्फ्लुएंस है, आकिब जावेद सिर्फ लाहौर कलंदर के अलावा किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर रहे, तो वेयर इज जमान खान? तो ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन्होंने लाहौर कलंदर से परफॉर्म किया है, और आकिब जावेद जो है जब लाहौर कलंदर में थे तब भी वो जो है वो सिर्फ मेरिट के ऊपर काम करते थे, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी वो मेरिट के ऊपर काम करेंगे। अब जो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन होगा वो ये होगा कि आपकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जहां टीम की परफॉर्मेंस में 19-20 आएगा वहां पर देखना होगा कि क्रिकेट बोर्ड का आकिब जावेद के साथ रवैया क्या होगा। याहिया साहब से मैं भी एक सवाल पूछूं? जी जल्दी से पूछ लीजिए बस, फिर याहिया। अच्छा याहिया भाई, बात असल में ये है कि हम ये वो कहते हैं कि जो उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अगर आकिब ने आगाज में कोई अच्छा सा काम कर दिया तो अब सारे बोझ उनके ऊपर डाले जा रहे हैं, रेड बॉल भी, वाइट बॉल भी, सिलेक्शन भी, ये भी। तो ये सारे बोझ जो हैं अगर एक वक्त में एक ही के ऊपर डाल दिए जाएं तो क्या फिर वो तमाम जगहों के ऊपर वो परफॉर्मेंस दे सकता है कि जिसकी उससे तवक्को की जाती है? शाहनवाज राणा साहब, जब आप सवेरा और हाफिज साहब के हत्थे लग जाते हैं ना, और वो आप शो के लिए उनसे जोर का जोड़ में कमिटमेंट कर लेते हैं, तो फिर वो ये नहीं करते आपसे कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में ही बात करेंगे, अरशद नदीम पे भी बात करेंगे, हॉकी पे भी बात करेंगे, सामो हक पे भी बात करेंगे, स्नूकर पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान ओलंपिक पे भी बात करेंगे, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे भी बात करेंगे। खाते लग गए हैं। तो आकिब जावेद वही काम कर रहे हैं जो उनको करना आता है। तो आकिब जावेद वही काम कर रहे हैं जो उनको करना आता है। मैं यही कहूंगा, बिल्कुल ये सारे काम फॉर्मेट अगर आप दे रहे हैं, फिलहाल तो उबूरी कोच आपने उनको बनाया, तो अगर लोग ये सोच रहे हैं कि जी आकिब जावेद को देखिए ये हाई परफॉर्मेंस जॉब है, बड़ी जॉब है, इसके लिए आपको इश्तिहार देना पड़ेगा, तो जब आप इश्तिहार देंगे उसके बाद फिर आपको जो है वो कवानीन को जो है पूरा करना पड़ेगा, तो इस तरह जो है आप चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे दिन हैं, और इन अच्छे दिनों में आपको नए चेहरों के साथ, नए लोगों के साथ चलना पड़ेगा। जो काम आपने किया है ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे के दौरे में, और आपको थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप वापस पीछे मुड़कर देखेंगे तो ऐसा ना हो कि 2023 वर्ल्ड कप और 2024 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जैसे वाकयात रूनुमा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्तकिल मिजाजी, जरूर मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना पड़ेगा। याया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपका जो है टाइम हमने जो है वो एंगेज कर लिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड शाहनवाज साहब, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, मुस्तकिल मिजाजी इज़ ऑलवेज एन इशू इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं 2026 तक हुआ तो यही होगा कि जिस तरह ये पूरा चैंपियंस ट्रॉफी का भी मामला हुआ है, तो हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे नॉकआउट भी होगा तो इंडिया को बाहर आके खेलना पड़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि मैं अगर जब तक हुआ, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी तो हमारे यहाँ है ही नहीं। देखें, ये जब हो रहा था ना सब, तो मैंने यहीं आपके समा के ही प्रोग्राम में, आप ही के प्रोग्राम में एक बात की थी जी कि पाकिस्तान ने जो ये कहा है ना कि जी हम भी अब 3 साल नहीं खेलेंगे, तो हमें अभी उन 3 सालों का इंतज़ार करना है। हाँ। और इन 3 सालों के अंदर जो है पॉलिटिकली कितनी तब्दीली आती है, ठीक है ना। हाँ। क्रिकेट बोर्ड के दोनों के ताल्लुकात में कितनी तब्दीली आती है, मतलब ये कि सारी चीजें तब्दील हो सकती है ना। तो डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशनशिप्स, वही मैं कह रहा हूँ, सियासी तौर पे हम कितने तब्दील होते हैं, तो क्या हम ये तमाम तब्दीलियों के बावजूद अपने उस फैसले के ऊपर कायम रहेंगे कि हमने तो खेलना ही नहीं वहां जाकर? ये तो बहुत बड़ा सवाल है ये नहीं। तो ये तो चीज जो है ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि हम अपने स्टांस के ऊपर अपने मजबूत पैरों के साथ खड़े हैं या नहीं। मतलब आपका ये ख्याल है कि अगर 2026 में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेलने चला जाएगा? देखिए, अच्छी बात है ना, अगर तो ताल्लुकात अच्छे हैं और हम तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना एक दूसरे के साथ ताउन की लहर के ऊपर आ जाते हैं, ट्रैक के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि जी मैं ना मानूं। अगर तो ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं और बराबरी की सतह पे अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर तो ये है कि फैसले बदलने में तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये कि अगर नहीं होते और फिर सिर्फ हम मतलब ये कि चंद टकों की खातिर और उनके दबाव की, उनके क्रिकेट बोर्ड के दबाव की, तो बांग्लादेश तो फिर ये मतलब ये तो फिर बुरी बात होगी। लेकिन अगर
ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो फिर हमें उन ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा करना चाहिए। ठीक है, उन ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा करना चाहिए और ये जो मुआहदा हुआ इसको ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं, ये तो फिर हालात के ऊपर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये होता है कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर जब बैठते हैं वो जो कहा जाता है ना, सियासतदानों को भी कहा जाता है कि जिस सियासत के अंदर बेहतरीन ताल्लुकात की बुनियाद जो है वो सर जोड़कर बैठने पर होती है। जब आप डायलॉग किसी के साथ नहीं करेंगे, आप किसी को आप कुछ समझने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद ही पन्ने खा बनते रहेंगे तो हालात खराब रहेंगे। बातचीत हो गई तो बस ठीक है, बातचीत अगर बातचीत होती है और अच्छे पैमाने पर होती है और हालात बदलने से दोनों ममालिक के फायदे होते हैं, तो फिर इसके अंदर मतलब ये कि कोई ऐसा मसला भी नहीं। लेकिन हमें अभी अपनी मैं दिखाने के लिए ना वक्त की का इंतजार जो है वो करना पड़ेगा, वक्त का बिल्कुल इंतजार करना पड़ेगा। शाहनवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। और सिलसिला सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक खत्म नहीं होगा, जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप 2025 जो कि इंडिया ने होस्ट करना है उसके ऊपर भी फिर बात होगी, फिर बैठा जाएगा, क्योंकि इस दफा अब मोहसिन नकवी वुड बी हेडिंग एशियन क्रिकेट काउंसिल, तो किस तरह वो सिचुएशन को मैनेज करेंगे, सिनेरियो को। खैर वक्त अभी खत्म हो गया है, जोर का जोर का। सबीरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज।